जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंटिंग रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज की इंड एस में क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग किस तरह से होना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम लोगों को एक आइडिया चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है। रफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये एक ब्लॉकचेन कंसेप्ट है, पर इसे कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं। आपका डीमैट अकाउंट जिसके पास है, सपोज कीजिए जीरोदा के पास आपका डीमैट अकाउंट है, तो आप उसको बोलते हो कि मेरे भी आप में शेयर बाय कर लो और आप पैसे दे देते हो। अब ये जीरोदा जो शेयर खरीदता है वो उसके पास से खरीदता है जो इस शेयर को बेचना चाहता है। तो सपोज कीजिए किसी के पास एंजल ब्रोकिंग के अंदर में अपना अकाउंट है जिसके थ्रू वो अपने शेयर्स देना चाहता है। अब यहाँ पे आता है एक दूसरा सेलर, मैं कहूँगा जिसे हम बोलेंगे कंप्यूटर टू। एक मिनट रुकिए, आपके इसमें आ नहीं रहा है ना। एक मिनट, मैं ज़रा इसे स्क्रीन में फिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप हो बायर और यहाँ पे है एक सेलर। तो सेलर का डीमैट अकाउंट सपोज कीजिए एंजल ब्रोकिंग में है, तो एंजल ब्रोकिंग वाला अपना शेयर किसको देगा? इसे हम बोलेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास में शेयर जाएगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से जीरो दाके आपके डीमैट अकाउंट के अंदर में वो शेयर आ जाएगा। मतलब कोई एक यूनिक नंबर होगा जो आपके शेयर से रिलेटेड होगा, जो वो वाला बंदा दे रहा है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ऐसे फ्रॉड हो जाएगा कि मैं बोलूंगा हाँ मेरे पास में रिलायंस का शेयर है, आपको रिलायंस का शेयर खरीदना और मैं आपको दे रहा हूँ जो बेसिकली एक फेक शेयर है, मेरे पास कोई शेयर ही नहीं हो रहा, आप पैसे दे देंगे। तो ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए क्या होता है, हर चीज को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। तो वैसे ये शेयर का भी अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिसके बेसिस पे वो शेयर आपको आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सेंट्रलाइज बॉडी है जो इस पूरा का पूरा गवर्न कर रही है। अगर आप इस सेंट्रलाइज बॉडी को डिसेंट्रलाइज कर दें, यानी ये डेटा सिर्फ एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की जगह कई सारे कंप्यूटर्स के अंदर में स्टोर्ड है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन माइनिंग भी, डेटा माइनिंग भी, जो एक बहुत कॉमन बिजनेस है इंडिया के अंदर में। कई सारे लोग ये एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर में वो लोग काफ़ी पैसा भी कमाते हैं। ये भी एक अपकमिंग बिजनेस है जिसके बारे में आप लोग यूट्यूब के अंदर में चेक कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग वगैरह सब क्या होती है और किस तरह से होती है और उसमें अर्न कैसे किया जाता है। उसके काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यानी एक सेंट्रलाइज बॉडी की जगह अगर हम लोग कई सारे ऐसे सेंट्रलाइज बॉडी कर दें तो आपको बेसिकली बहुत इजीली बाय और सेल पॉसिबल हो जाता है rather than being dependent on a centralized body. Moreover, there is some brokerage that is being paid to these डीमैट कंपनीज। खैर वो हम ट्रस्ट पर्पस के लिए भी पे कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये भी हट जाते हैं, बट राइट नाउ देर आर लॉट्स ऑफ दीज कंपनीज जो लिस्टिंग करती है क्रिप्टो करेंसीज की भी, जिनके थ्रू ट्रेडिंग करना ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ऑथेंटिसिटी को इंक्रीज करता है। अब हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि जैसे आप शेयर्स खरीद रहे हैं वैसे शेयर्स की जगह मैं करेंसी खरीद सकता हूं, जैसे कि बिटकॉइन खरीदा जा सकता है, एथेरियम खरीदा जा सकता है और ऐसे कई सारी करेंसीज है जिन्हें खरीदा जा सकता है। ये करेंसीज जैसे हमारी करेंसीज होती है आईएनआर, डॉलर्स, यूरो, येन, युआन, कुछ उसी प्रकार से होती है, बस इनका फिजिकल सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा, ये आपको कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसमिट होती है, उस तरह से होता है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, पर इनका जो नेचर है वो काफ़ी हद तक इन शेयर्स के जैसा ही होता है, मतलब कि काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, इनके प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑल डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो अब अगर आप ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आप इस क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? दे आर एज गुड एज करेंसी बट नॉट एज स्टेबल एज अ करेंसी। यहाँ पे एक थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो हाउ एग्जैक्टली दे शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इंडिया में कई सारे प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड होती है, जैसे कि वजीर एक्स है, कॉइन डी एक्स है, जेप पे है, कॉइन स्विच कुबेर है, ऊनो कॉइन है। इनमें से किसी के भी अंदर जाके आप ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब दे आर इजीली ट्रेडेबल बट दे आर वेरी 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 वॉलेटाइल। मैं उनके वॉलेटिलिटी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, पर सबसे पहला सवाल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या मैं इन्हें बोल सकता हूं कि दे आर कैश और कैश इक्विवेलेंट? क्योंकि कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड, तो क्रिप्टो करेंसी को अभी तक के कैश इन हैंड का दर्जा नहीं दिया गया है। कैश इन हैंड आज की डेट में भी आपकी अपनी फंक्शनल करेंसी ही होती है। तो फंक्शनल करेंसी मतलब जिसमें हमारे सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज कैरी आउट होता है। तो मेरे लिए तो आईएनआर है क्योंकि मैं तो इंडिया में बैठा हूं, तो वो मेरे लिए कैश इन हैंड है। उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट जो मैं बैंक में करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है क्रिप्टो करेंसी डिमांड डिपॉजिट तो है नहीं जो मैंने कहीं पे डिपॉजिट करके रख दिया पैसा। क्या ये कैश इक्विवेलेंट है, मतलब एज गुड एज कैश? शॉर्ट टर्म नेचर का इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोगों के लिए हाँ, कई लोग शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालते हैं। हाईली लिक्विड
ये मैंने ये इसीलिए दिखाने के लिए किया कि अब आप इन्हें इजीली ट्रेड कर सकते हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो हाँ, ये लिक्विड है, पर सारी क्रिप्टो करेंसीज हाईली लिक्विड नहीं होती, कई सारी छोटी छोटी करेंसीज भी होती है जिनमें इतना लिक्विडिटी नहीं मिलता, मिसिंग होता है। पर अभी हम बात करते हैं लेट्स से बिटकॉइन की, ठीक है, डेट आर रेडिली कन्वर्टेबल। हाँ, प्लेटफॉर्म के थ्रू रेडिली कन्वर्ट हो सकता है इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। ये जो नोन अमाउंट है ना, ये मिसिंग है। क्यों? इनमें वॉलेटिलिटी बहुत है। मैंने एक छोटा सा पिक्चर स्क्रीन लिया है, ये थोड़ा सा आपके इसमें लेफ्ट में नाम नहीं दिख रहे होंगे। सबसे पहला नाम बिटकॉइन है, और जो आप सबसे लास्ट देख रहे हैं ना उसके अंदर में, वो है चेंज इन 7 डेज। 24 आवर्स के बाद जो बाजू में दिख रहा है वो चेंज इन 7 डेज है। तो हम देख सकते हैं बिटकॉइन पिछले 7 दिनों में, आज से 7 दिनों का डेटा है, 7.46% बढ़ चुका है। उसी के नीचे एथेरियम है जो 13.4% इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो डॉजी कॉइन मिलेगा आपको, डॉज कॉइन, जो 12.92% इंक्रीज हो चुका है। ये सिर्फ 7 दिन का डिफरेंस, आप समझ रहे हैं, 7 दिन में इतनी वॉलेटिलिटी। तो नोन अमाउंट नहीं है, वॉलेटिलिटी बहुत ह्यूज होने के कारण नोन अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है, आप ये अश्योर नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग दैट इज मिसिंग। तो ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है। सबसे पहली चीज जो प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है कि क्रिप्टो करेंसीज कैश इक्विवेलेंट नहीं है। हम उन्हें इंडिया 7 के हिसाब से करेंसी में, कैश इन हैंड या कैश इक्विवेलेंट में नहीं दिखा सकते। पहले तो ये पूरे तरीके से हट जाता है। रुक जाइए, मैं ज़रा से स्क्रीन एडजस्ट करके वापस से रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, तो कई सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं, तो क्या हम इसे फाइनेंशियल एसेट डिफाइन कर सकते हैं? फाइनेंशियल एसेट, और मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि हाँ ये एक फाइनेंशियल एसेट है एंड इट शुड बी अकाउंटेड एज फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग एफपीटीपीएल, एफपीओसीआई उस तरह से होना चाहिए, बहुत सारे फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन है। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक फाइनेंशियल एसेट नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एसेट का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो फाइनेंशियल एसेट क्या बोलता है कि एनी एसेट दैट इज कैश। ये तो प्रूव हो गया कि कैश नहीं है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, किसी एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी एंटिटी के ओनरशिप राइट्स। ऑब्वियस सी बात है, क्रिप्टो करेंसी आपको किसी एंटिटी के ओनरशिप राइट्स तो नहीं दे रहा, तो वो भी नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, क्या एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट? ये वाले पॉइंट के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी एक फाइनेंशियल एसेट है। नहीं, ये पॉइंट को अच्छे से समझिए। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट क्या होता है कि जब मैं किसी कंपनी का डिबेंचर लेता हूं तो मेरे पास अधिकार है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट मुझे मिलेगा और डिबेंचर की मैच्योरिटी पे उसका प्रिंसिपल मिलेगा। मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं, मतलब मुझे डिबेंचर को बेचना नहीं। ऐसे तो इन्वेंट्री को भी आप फाइनेंशियल एसेट बोल देंगे क्योंकि इन्वेंट्री के बदले में हमें कैश मिलती है, पर इन्वेंट्री को आपको बेचना पड़ता है। जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक के वो पैसे नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक के आपको उसके पैसे मिलेंगे नहीं। तो इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बेचने की भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मेरे पास सिर्फ एक डिबेंचर पड़ा है और मुझे उसका इंटरेस्ट मिलते जा रहा है, मुझे उसका प्रिंसिपल उसकी मैच्योरिटी पर मिल जाएगा, मुझे उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये वाला एलिमेंट यहाँ मिसिंग है। डेफिनेशन में और भी बातें आती है पर बाकी की बातें हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो डेरिवेटिव्स वगैरह पे चले जाता है। पर कहीं ना कहीं यहाँ तक एक बात समझ लीजिए कि ये फाइनेंशियल एसेट भी नहीं है, मतलब कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ये प्रूव हो गया। फाइनेंशियल एसेट भी नहीं है, ये भी प्रूव हो गया। अब आता है कि देखो इसका फिजिकल सब्सटेंस तो है नहीं, फिजिकल सब्सटेंस तो किसी प्रकार का है नहीं, मतलब इट शुड बी अकाउंटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट। इट शुड बी अकाउंटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर हम लोग किसी कंपनी के जब इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो जरूरी नहीं है हमें उसके बदले में कुछ मिलेगा, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन में डाला हुआ है, मे बी इन फ्यूचर फाइनेंशियल एसेट्स के डेफिनेशन के अंदर में डाल दिया जाए क्रिप्टो करेंसीज, पर फिलहाल तो नहीं है। अब हम आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स पे। तो इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में, तो वो बोलता है एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी मतलब वो मॉनेटरी नहीं होना चाहिए, हाँ उसका सब्सटेंस फिजिकल सब्सटेंस नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। आइडेंटिफाइबल है क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल अधिकार मिल जाता है आपको एक प्रकार से, पर क्या वो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी समझने के लिए हम इंडिया 21 में जाते हैं और मॉनेटरी का डेफिनेशन देखते हैं। मॉनेटरी क्या होता है? मॉनेटरी आइटम्स वो होते हैं दैट आर यूनिट्स ऑफ करेंसीज हेल्ड। करेंसीज हेल्ड, क्रिप्टो करेंसी का नाम करेंसी है इसीलिए करेंसी नहीं बोलेंगे अपन, करेंसीज कई प्रकार की हो सकती है। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी। फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है कि आपको फिक्स यूनिट्स मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स की कहानी है ही नहीं यहाँ पे। वोलेटिलिटी बहुत ह्यूज है इनमें। तो मॉनेटरी आइटम्स तो मोस्टली ये नहीं है। अब इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप मॉनेटरी यूनिट्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट करें मुझसे, बट 90% केसेस में हम लोग बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ सच ह्यूज वॉलेटिलिटी, सच ह्यूज यानी परसेंटेज ऑफ वॉलेटिलिटी देखिए कितना इमेंस है। 7 दिन का दिखाया मैंने आपको सिर्फ,
मैं बोलूँगा कि ये फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल नंबर ऑफ यूनिट्स में तो कन्वर्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये मॉनेटरी आइटम्स नहीं है, ये भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। तो एक बार ये प्रूव हो गया कि ये मॉनेटरी नहीं है, मतलब ये नॉन मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी है मतलब हाँ, ये एक इंटेंजिबल एसेट की तरह अकाउंट हो सकता है। मतलब अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर IND AS 38 लगाऊंगा, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, और उसके बेसिस पे अकाउंट करूंगा। सर क्या क्रिप्टो करेंसी इंपेयर हो सकती है? बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी इंपेयर हो सकती है। हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऑलमोस्ट, जैसे एक क्रिप्टो करेंसी 1000% इंक्रीज हो गई, हमने सुना होगा कुछ समय पहले ये हुआ था। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी 1000% डिक्रीज भी होती है, टूटती भी उतनी ही तेजी से। तो क्या वो इंपेयर हो सकती है? तो हाँ, उसके ऊपर इंपेयरमेंट की भी एप्लीकेबिलिटी आती है। जैसे कुछ समय पहले ना शिबा इनू करके एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसे वजीर एक्स ने बहुत हायर प्राइस के ऊपर सेल कर दिया था और लोगों ने खरीद भी लिया था, और बाद में वापस से प्राइस बहुत गिर गया है। समझ लीजिए कि कोई $2 में सेल किया होगा और उसका एक्चुअल वैल्यू $0.2 था, ऐसा कुछ तो भी था। मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा हूँ आपको इतना बड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ। तो जिन लोगों ने खरीद लिया, वजीर एक्स के ऊपर किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं थी कि हाँ हम आपको इसके अगेंस्ट में रीपे करेंगे। नो डाउट बाद में उन्होंने कोर्ट में बोल दिया कि हम पे करेंगे। उन्होंने प्राइस लिस्ट किया था, लोगों ने उस प्राइस के ऊपर खरीद लिया। ये लैक ऑफ नॉलेज हो गया कि आप $2 में कोई चीज़ कैसे खरीद रहे हैं, जब आपको पता है मार्केट के अंदर कहीं भी देखेंगे तो वो चीज़ $0.2 में अवेलेबल है। तो ठीक है, वो कोर्ट में गया मैटर, वजीर एक्स ने अपने पॉइंट से बोल दिया कि चलिए ठीक है, हम सेटल कर देंगे, हम रिफंड कर देंगे। पर आप एक पॉइंट समझिए कि $0.2 का प्राइस अगर उसका है और आपने $2 में खरीद लिया, तो इतना तो इम्पेयरमेंट लगी गया ना, आपकी तरफ से इम्पेयरमेंट की एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो यस, इम्पेयरमेंट भी एप्लीकेबल हो जाता है। IND AS 38 एप्लीकेबल हो गया तो उससे रिलेटेड कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल सब कुछ आ जाएगा। सर अगर इंटेंजिबल एसेट है तो क्या डिप्रिशिएट करेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में लिखा हुआ है कि अगर यूजफुल लाइफ नोन है, डिटर्मिनेबल है, तो अमोर्टाइज होता है, अदरवाइज अमोर्टाइज नहीं होता। उसे किसी भी प्रकार से आप PL में ट्रांसफर नहीं करते। पर एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट होता है। दोज विद लिमिटलेस लाइफ, यानी जिनकी लाइफ अनलिमिटेड है, उनके ऊपर एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट होता है, यानी हर साल हमें इसके ऊपर इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ता है। समझ रहे हैं? दैट इज हाउ यू हैव टू अकाउंट फॉर क्रिप्टो करेंसी। अब आप में से कई लोगों के डाउट्स ये होंगे कि सर क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन के बारे में बताइए। हम टैक्सेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मेरा स्कोप काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड है कि हम सिर्फ IND AS के बारे में इससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं। सर कई सारे लोग ना क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं। ट्रेड मतलब दैट इज देयर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि हम क्रिप्टो करेंसीज बाई सेल करते हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी बेचा फिर खरीदा, यानी उनका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है। दैट इज व्हाट द एक्टिविटी दे आर परफॉर्मिंग। तो क्या IND AS 2 में आता है? बिल्कुल, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्रिप्टो करेंसीज आ सकते हैं। Something that is held to be sold in ordinary course of business are considered to be inventory and yes they will be accounted under IND AS 2। तो फिर वो intangible assets में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अगर आप ordinary course of business में एक्टिविटी करते हैं। पर सपोज कीजिए कि आप इसके ट्रेडर हैं या आप इसके ब्रोकर हैं, ठीक है, मैं जैसे वजीर एक्स इज अ ब्रोकर ऑफ इट, और आप इसका ट्रेडिंग करते हैं, मतलब मेरा यही काम है और मैं इसी चीज में ट्रेडिंग करता हूँ, विच मीन दैट आई एम गोइंग टू सेल इट इन नियर फ्यूचर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशन। ये देखिए लाइन, उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन से मैं कमाना चाहता हूं, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग इन कमोडिटीज। ध्यान रखिए, हम जब किसी चीज में ट्रेड क्यों करते हैं कि हम कोई चीज आज खरीद रहे हैं और हमको पता है आगे जाके इसका प्राइस बढ़ सकता है, उसके फ्लक्चुएशन से, उसकी वॉलेटिलिटी से मैं कमाना चाहता हूं। अगर मैं ऐसी चीज से कमा रहा हूं तो देयर इज एन ऑप्शनल एक्सेप्शन कि मैं IND AS 2 ना लगाऊं। ऑप्शनल एक्सेप्शन है कि अगर मैं मेजर कर रहा हूं इसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, अगर मैं इसे मेजर कर रहा हूँ एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये यहाँ पे मैं लिखा हुआ है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को 3B में मिलेगा, पैरा 3B के अंदर में मिलेगा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो मुझे IND AS 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं IND AS 2 लगा सकता हूँ कॉस्ट ऑफ NRV विच इज लोअर, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, पर वो जो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी जिसके अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो इतना वॉलेटाइल है कि उसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है, और मैं तो इसमें ट्रेड इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं उसकी फ्लक्चुएशन से कमाना चाहता हूँ इन नियर फ्यूचर, यानी ज़्यादा टाइम नहीं, नियर फ्यूचर। ऐसा नहीं कि खरीद के भूल गए 2-3 साल के लिए। जैसे मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसीज खरीद के रखी है, ये सोच के खरीद के रखी है कि बस खरीद के भूल जाओ, 10 साल बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसकी बात नहीं हो रही है, नियर फ्यूचर। समझ रहे हैं? तो ऐसा अगर मैं कर रहा हूं तो मैं एक प्रकार से उसका ट्रेडर कहलाऊंगा, मैं ट्रेडर कहलाऊंगा, और ऐसे में मैं उसकी अकाउंटिंग कर सकता हूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कर रहा हूं तो IND AS 2 लगाने की जरूरत नहीं है, पर अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे नहीं कर रहा हूं तो फिर मुझे IND AS 2 लगाना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। ऐसे कई सारे और भी कंसेप्ट्स हैं जो हम लेके आएंगे। इससे पहले हमने क्राउड फंडिंग के ऊपर किया था, दिस इज द सेकंड वीडियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सीरीज। ऐसे और भी वीडियोस में लाते रहूँगा। आपको भी कोई कंसेप्ट लगता है जिसके ऊपर आपको लगता है कि मुझे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, बिल्कुल बताइए, डेफिनेटली हम वो भी डिस्कस करेंगे। कमेंट्स के अंदर में आप उसे छोड़ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे और वीडियोज़ हम लोग बनाते
रहें। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस हो रही है, बहुत सारे नई चीज़ें आती जा रही है, अपने आप को उन चीज़ों से अपग्रेड करते रहिए। ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसे मैंने इसका टैक्सेशन बोला, कहीं ना कहीं इसके टैक्सेशन रिलेटेड कंसेप्ट भी आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो गो फॉर इट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।